मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल एसकेजे क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। कुछ दिनों से प्यारे छात्र छात्राओं का यह कहना था कि पॉलिटिकल साइंस के भी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप डालिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। अब चलिए हम सभी छात्र छात्राएं इन सारे प्रश्नों को देखें और पठन पाठन की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा प्रार्थना है कि आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर इन सारे प्रश्नों को सुनेंगे, मनन करेंगे और स्वाध्याय करके अच्छे से अच्छे तरीकों से लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की परीक्षाएं चल रही है। माता सरस्वती आप लोगों के जीवा पर सवार हो और आप लोग को सभी चीज याद रहे और आप लोग बड़े अच्छे तरीकों से सारे प्रश्नों का उत्तर देकर खुशीपूर्वक घर लौटे। यह मेरा आशीर्वाद आप सभी छात्र छात्राओं के लिए है। अब आइए, आज जो मैं प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक शास्त्र का पढ़ाने जा रहा हूँ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे जरूर मनन कीजिएगा, इसे जरूर देखिएगा। आगे आने वाली परीक्षाएं जो है आपके पॉलिटिकल साइंस में यह बहुत मदद करेगा। ये सारे प्रश्न 2017 के हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12 राजनीति शास्त्र VVI प्रश्न 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो बहु का अर्थ होता है अनेक और दल का अर्थ होता है राजनीतिक दल। तो जहां पर एक से अधिक राजनीतिक दल हो उसे हम लोग बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। तो भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के राजनीतिक दल है जो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है और यह सभी लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर हम लोगों के लिए एक उच्चतम शासन पद्धति का निर्माण करते हैं जिससे जनता का कल्याण हो सके। तो यहाँ एक से अधिक दलों की सरकार होती है, एक से अधिक लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसमें से जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम लोग के सामने आती है वह सरकार बनाती है और हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। तो अगर आप लोगों से परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिएगा कि बहुदलीय शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें एक से अधिक दलों की बहुमत, एक से अधिक दलों की जो है समावेश हो, एक से अधिक दलों की जिसमें भूमिका हो, उसे हम लोग बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुदलीय शासन व्यवस्था की पद्धति अपनाई गई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक ध्रुवीय से आप क्या समझते हैं। अब हम लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। अब हम लोग के सामने दूसरा प्रश्न है कि एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई 1914 ईस्वी में और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई 1945 में, तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई तो विश्व के सामने एक व्यवस्थाएं ऐसी उत्पन्न हुई जहां दो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र के बीच आपसी मतभेदों के कारण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। इस शीत युद्ध ने इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी कि सारी दुनिया थरथराने लगी और पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया। लेकिन 1990-91 में जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ तो रूस के विघटन के बाद पूरे विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को रोकने वाला कोई नहीं था। अब पूरे विश्व में अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र बन गया जो सभी देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित, अपने वर्चस्व को कायम कर सकता था। तो अमेरिका के इसी वर्चस्व को जो है एक ध्रुवीयता
कहलाया। अमेरिका के इसी वर्चस्व को हम लोग एक ध्रुवीयता कहते हैं, क्योंकि उसको रोकने वाला दूसरा और कोई राष्ट्र इस विश्व में नजर नहीं आ रहा था, इसलिए इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाने लगा। उसके बाद है पंचशील के सूत्रों को बताइए। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि पंचशील, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पंचशील के सूत्रों को बताइए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पंच का अर्थ होता है पांच और शील का अर्थ होता है गुण और सूत्र का अर्थ होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर 5 सिद्धांतों पर जो समझौता हुई थी उसी को हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं, या पंचशील के सूत्र भी हम लोग कह सकते हैं। यह 1954 ईस्वी में भारत और चीन दोनों देशों के बीच यह समझौता हुई थी। यह पंचशील समझौता क्या थी, सो सुन लीजिए। यह थी कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता पर किसी प्रकार का आंच नहीं आने देना है। दूसरा था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसका दूसरा सूत्र था कि एक देश दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चौथा था कि शांतिपूर्ण सिद्धांतों का पालन करते हुए अगर सीमा पर किसी प्रकार की विवाद हो तो आपस में बैठकर उसका सुलझा करके उसका रास्ता निकाल के युद्ध की ओर अग्रसर न हो। पांचवा था आपस में समानता बनाए रखना और पांचवा सिद्धांत था, पांचवा सूत्र था कि दोनों देश आपस में समानता बनाए रखे और किसी को छोटा और बड़ा समझकर अपमानित या उसकी एकता, अखंडता या संप्रभुता पर किसी प्रकार का आंच नहीं आने देना चाहिए। तो इस प्रकार से पंचशील के 5 सूत्र यहाँ पर बताए गए। पहला फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। और तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और चौथा है शांतिपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना। और पांचवा है आपस में समानता बनाए रखना। ये 5 सिद्धांत थे पंचशील के। अब चौथा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। यह 2017 का क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। अगर यह प्रश्न आपके पास आ जाए कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं तो आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि शीत युद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है वाक युद्ध। इस युद्ध में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था, परंतु दो देशों के बीच इस तरह से प्रतिद्वंदता उत्पन्न हो गई कि ऐसा लगता था कि अब भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा और पूरा संसार, पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया। इसी गुट के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यह 2 दिमागों के बीच उपजा हुआ एक ईर्षा द्वेष भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि शीत युद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है वाक युद्ध। ऐसा युद्ध जो अस्त्र शस्त्र के बिना मुंह के द्वारा लड़ा गई हो, आपस में ईर्षा द्वेष के कारण इसे भयावह बना दिया गया, जिसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है कि योजना अवकाश क्या है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं 5वां क्वेश्चन है कि योजना अवकाश क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि योजना अवकाश उस अवकाश को कहते हैं जब एक योजना लागू होती है और दूसरे योजना के बीच जब किसी कारणवश वह फलीभूत नहीं हो पाता है, सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस दोनों के बीच जो गैप हो जाता है, इसी योजना को हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई काम नहीं हुआ और वह निरर्थक ही चला गया। ऐसी योजना को हम लोग क्या कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। 2 योजनाओं के बीच जो खाली समय चला जाता है, जिसमें कोई कार्य नहीं हो सका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि बीमारू राज्य का क्या अर्थ है। यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन है हम लोग का कि बीमारू राज्य का क्या अर्थ है। तो बीमारू राज्य का यह अर्थ नहीं है कि वहाँ के सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमारू का अर्थ होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कल कारखाने के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, स्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन सभी बेरोजगारी
रोजगार के क्षेत्रों में, इन सभी के क्षेत्रों में जो राज्य पिछड़ जाते हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय निम्न हो जाती है, जहाँ शिक्षा स्तर नहीं होता है, जहाँ सभ्यता संस्कृति प्रफुल्लित नहीं हो पाती, जहाँ किसी प्रकार का स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो पाता है, ऐसे राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है। इन श्रेणियों में हमारा राज्य बिहार को भी रखा जाता है। हमारे राज्य को भी बीमारू राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में है, कल कारखाने उद्योग धंधे बहुत कम है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी कम है, जिसके कारण इस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि बीमारू राज्य किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि बीमारू राज्य उस राज्य को कहते हैं जिस राज्य में शिक्षा, संस्कृति, कला, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, इन सभी चीजों का अभाव हो, जहां प्रति व्यक्ति आय कम हो, उसे हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी? बीमारू राज्य कहते हैं। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन कि भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो हम लोग लिखेंगे भारत के लिए विविधता में एकता का यह अर्थ है कि क्यों हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र छात्रा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसे कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म न हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान में इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। इसलिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी भारत में एकता बनी हुई है। यहाँ खान पान, भाषा, पहनावा, ओढ़ावा सब अलग अलग प्रकार के हैं, फिर भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। यही है भारत की विविधता में एकता का पहचान, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप सभी छात्र छात्राएं इन सारे प्रश्नों को समझे। अब अगला प्रश्न आता है 8वां प्रश्न कि राजनीतिक दल बदल क्या है। 8वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल बदल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप यह जान लीजिए कि राजनीति है क्या। तो राज मतलब होता है देश, और नीति मतलब होता है कानून, विधि, व्यवस्था। तो जिस राज का अर्थ हो गया देश और नीति का अर्थ हो गया कानून, विधि, व्यवस्था। तो जिस शास्त्र से किसी देश की कानून, विधि, व्यवस्था के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम लोग राजनीति कहते हैं या राजनीति शास्त्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि राजनीतिक दल बदल क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि राजनीतिक दल बदल क्या है। अगर यह प्रश्न आ जाए तो हम लोग लिखेंगे कि राजनीतिक दल बदल का शाब्दिक अर्थ होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं, उसे हम लोग राजनीतिक दल बदल कहते हैं। अगर परीक्षा में यह क्वेश्चन आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि राजनीतिक दल बदल क्या है, तो आप लिखिएगा राजनीतिक दल बदल वह प्रक्रिया है जिसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल का नेता अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जब अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, इसी को हम लोग राजनीतिक दल बदल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चन आज लेकर आप सभी छात्र छात्राओं के लिए आया था। कल मैं पुनः इनसे आगे का प्रश्न लेकर आऊँगा और आप सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देता हूँ कि अभी आप लोग का जो परीक्षाएं चल रही है, ईश्वर और माता सरस्वती आप लोग को सकुशल पूर्वक अच्छे तरीकों से सारे परीक्षाओं में अच्छे लिखने की शक्ति प्रदान करे और आप सभी लोग खूब मन लगाकर अच्छे खुशहाली पूर्वक परीक्षा देकर वापस लौटे और एक अच्छी सफलता से अपने चेहरों पर मुस्कान लाए और माता पिता और हम सभी लोगों को खुशियां प्रदान करें। कल मैं पुनः 2017 के और सारे प्रश्न को लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेता हूं और आप सभी से विनती करता हूं कि गुरुकुल SKJ इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी छात्र छात्राओं से। धन्यवाद।